अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वहीद परवेज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम इंटीग्रल की बात करेंगे, यानी इंटीग्रेशंस की बात करेंगे कि ये इंटीग्रल क्या है। इसको हम ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे ये क्या चीज़ है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक फोर्स वर्क की। वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। ये दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? वर्क के। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? वर्क इक्वल है। ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक प्रीवियस वीडियो में, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक है, एम उसका मैस है। जब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा? फोर्स लगाऊंगा इस फॉर्म में, तो ये जो ब्लॉक है ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डी होगा। अब इस फोर्स के कंपोनेंट को मैंने रिजॉल्व करना है। ये अब देखिए, जब आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आपने उनमें से एक वेक्टर क्वांटिटी को आपने रिजॉल्व करना है, तो उसका जो कंपोनेंट एक होगा वो दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, दूसरी वेक्टर की क्वांटिटी के डायरेक्शन में होगा। इसके ये वेक्टर है, एक कंपोनेंट है f cos थीटा और f sin थीटा। अब यहां पे देखिए, जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। इसी तरह अब हम लिखेंगे जो ये फोर्स के कंपोनेंट है इसका प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये भी कंपोनेंट है, इसको यहाँ पे हम cos कर देते हैं, cos थीटा f sin थीटा का प्रोडक्ट कंपोनेंट है। मैंने क्या किया है? फोर्स के कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ प्रोडक्ट कर दिया है, वो वर्क इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए, जो इस मैश में जो डिस्प्लेसमेंट है वो x एक्सिस के ऊपर हो रही है, y एक्सिस के ऊपर नहीं है। अगर y एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो y की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वो जीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी उस वक्त। तो हमारे पास जो वर्क होगा वो f cos थीटा, जीरो को f sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। तो जो वर्क होगा वो f क्या आ जाएगा? f cos थीटा इनटू d। यहां से देखें कि डॉट प्रोडक्ट के दरमियान क्या होता है? cos ट्रिग्नोमेट्री होती है। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा? देखिए यहां पे x यानी डिस्टेंस है, मीटर में है, यहां पे फोर्स है न्यूटन में। जहां पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, एक मैस है, उसके ऊपर मैं कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करता हूं, यूनिफॉर्म फोर्स, कांस्टेंट फोर्स उस मैस के ऊपर अप्लाई करता हूं। तो ये जो है ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करूंगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा, फॉर एग्जांपल 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। जब मैं मैस के ऊपर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये एक लाइन में ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में क्या करेगा? मूव करेगा। अब यहां पे देखें, एफ के डब्ल्यू का एफ डॉट डी का यहां पे चेक कर लें। बेसिकली डब्ल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? फोर्स क्या है? 5 है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है? 10। ये क्या आ जाएगा? 50 जूल होगा। बेसिकली ये जो 5 और 10 है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये 15, ये हमारे पास वर्क है, ये जो एरिया है अंदर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये क्या है? 15 जूल। ये बेसिकली हमें बताता है कि ये एरिया है इसका। अब देखिए, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत ही आसान है। क्या किया है मैंने? y को यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या है? अगर एरिया निकालना हो रेक्टेंगल का तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये भी आपके पास फॉर्मूला है। एरिया निकालना हो रेक्टेंगल का, लेंथ मल्टीप्लाई
विड्थ। अगर आपके पास इस तरह की शेप आ जाए तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल का तो एरिया निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपके पास यहां पे मैं 5 का लेता हूं, यहां पे मैं 10 का लेता हूं, फोर्स अप्लाई की है, यहां पे डिस्टेंस कवर होगा, 10 डिस्टेंस कवर होगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। मैंने पहले क्या किया था, मैश के ऊपर मैंने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया 5, तो उसने क्या किया, मैश क्या हुआ है, मैश एक सीधी लाइन में उसने क्या किया है, मूव किया उसने। अब मैं क्या करूंगा, 5 भी अप्लाई करूंगा मैश के ऊपर और 10 भी, लेकिन वो डिस्टेंस 10 कवर करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कांस्टेंट फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, मैं फोर्स अप्लाई करूंगा ऐसे, ये इस तरह का कुछ आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां पे देखें आप, मे बी 2 हो। अब देखिए इसका एरिया निकालना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि रेक्टेंगल की फॉर्म में नहीं है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर दोबारा मैं यही फिगर लेता हूं, दिस O5 एंड ये फोर्स है यहां पे y एक्सिस के ऊपर, 5 के ऊपर ये है, यहां पे 10 मीटर है। अगर मैंने इसका इस कर्व का मैंने क्या निकालना है, एरिया निकालना, तो कैसे निकालूंगा? मैं इसके स्मॉल पीसेस करूंगा रेक्टेंगल की फॉर्म में। अब देखिए ये पीसेस कर्व में, स्मॉल में क्या करूंगा, इसके पीसेस करूंगा। ये इसके मैं एरिया के मैं क्या कर रहा हूं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर रहा हूं। इसी तरह में देखिए कन्वर्ट कर। अब यहां पे आप गौर से देखें, ये रेक्टेंगल जब बनी है तो ये डेड स्पेस है, ये जो रेक्टेंगल बनी है इसका भी डेड स्पेस है, इसका भी डेड स्पेस है, इसका भी डेड स्पेस है, इसी तरह इसका भी है, इसका भी डेड स्पेस है, इसका ये डेड स्पेस है, इसका ये डेड स्पेस है, इसका डेड स्पेस ये है, डेड स्पेस। अब देखिए इसी तरह एंड सो ऑन। रेक्टेंगल जो है उसका तो हम एरिया निकाल लेंगे, लेंथ इनटू विड्थ इजीली निकाल लेंगे, लेकिन जो डेड स्पेस है इसका कैसे निकालेंगे, सवाल ये है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस एरिया को रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट करेंगे, इतनी हम थिन रेक्टेंगल लेंगे कि वो ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएंगे, यानी उसमें डेड स्पेस नहीं बचेगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लेता हूं, ये 5 मीटर है, ये मेरे पास 10 मीटर है, उसी तरह ये डिस्टेंस है, यहाँ पे 10 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे मैं 10 मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा। अब मैंने क्या करना है, इसको मैंने इस ग्राफ का मैंने एरिया निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं स्मॉल थिन पीसेस में इसको कन्वर्ट करूंगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, एग्जैक्ट जीरो नहीं है, बहुत ही बारीक लेयर में इसको कन्वर्ट करूंगा, बहुत ही बारीक मैं क्या करूंगा, इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा ताकि डेड स्पेस क्या हो ना बचे। इसी तरह देखिए एंड सो ऑन करूंगा। अब देखिए इसमें से मैं एक रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूं, यानी सबसे पहले इस
ग्राफ एरिया निकालना है तो इसको बहुत ही थिन रेक्टेंगल में इसको कन्वर्ट करना है ताकि डेड स्पेस ना बचे, कोई खाली स्पेस ना बचे जो कि एरर दे। ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, इतनी थिन हो कि ऑलमोस्ट क्या हो जाए, जीरो के अप्रोक्सीमेट हो जाए। अब क्या करेंगे, मैं एक रेक्टेंगल का मैं क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा। देखिए एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का कैसे निकालूंगा। अब यहां पे देखें, इसने यहां पे जो इसका जो विड्थ है, जो इसने ये है डेल्टा एक्स, ये चेंज है इसका कि इसमें इतना चेंज आया है, इसको बड़ा करते जाएंगे या छोटा करते जाएंगे वो चेंज ही रहेगा। ये यहां पे जो है, आप देखिए यहां पे क्या है, y एक्सिस होता है वो f of x को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे जो कर्व है वो f of x है, ये y f of x है, ये लेंथ देख लीजिए f of x है, ये तो हमारे पास f of x आ जाएगी, यानी y की इक्वल हो जाएगी। अगर मैंने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, वो क्या हो जाएगा, देखें मैंने आपको बताया लेंथ इनटू विड्थ होता है, x इनटू डेल x। ये एक रेक्टेंगल का क्या है, एरिया है। इस तरह की बेशुमार जहां पे रेक्टेंगल होगी वो थिन रेक्टेंगल होगी कि उसमें डेड स्पेस नहीं बचेगा। जब डेड स्पेस नहीं बचेगा तो हम उसका वो रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उसको हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब ये एक रेक्टेंगल का है, जब मेरे पास इनफिनिट मैनी रेक्टेंगल आ जाएंगे तो उस वक्त उसका एरिया कैसे निकालना, देखें। अब देखिए, अब मेरे पास क्या है, हमारे पास n रेक्टेंगल है, नहीं पता कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो उसमें i डेल x ये आ गया। ये i जो है i से n, देखिए बेशुमार रेक्टेंगल बनेगी, वो थिन लेयर की फॉर्म में रेक्टेंगल बनेगी, बहुत ही छोटी फॉर्म में रेक्टेंगल बनेगी, तो उसका एरिया निकाला है मैंने, ये टोटल। अगर मैं इसको फर्दर में लिखूं, ये क्या हो जाएगा, बेसिकली हम ये ग्राफ जो है वो वर्ग का ग्राफ है, क्योंकि ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। तो हम क्या करेंगे इसको फर्दर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये तमाम जो रेक्टेंगल है, जो छोटी छोटी ब्रिक ऑलमोस्ट जीरो की इक्वल थी अप्रोक्सीमेट, तो ये तमाम ट्रायंगल का ये एरिया है, ये तमाम ट्रायंगल का एरिया है। ये इसका ट्रू आंसर है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ए से बी, यानी ए से बी तक जितने भी रेक्टेंगल है उन तमाम को आप क्या करें, उसका एरिया निकालें, उनको सम करें। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, यानी ए से बी जितनी भी रेक्टेंगल है उनका आप क्या निकाले, एरिया निकाले कर्व के अंदर, तो ये इसके इक्वल हो गए, ये नोटेशन इसके इक्वल आ जाएगी। तो ये यहां पे dx है, ये आपके पास ये रेक्टेंगल का डिस्प्लेसमेंट है, वो रेक्टेंगल जो कि बहुत ही बारीक है, यानी बहुत ही थिन है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। जब ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है तो उस वक्त ये इसका एरिया है, और ये जो f of x है ये कर्व है, कर्व के अंदर ये एरिया है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसको हम लिखेंगे a से b f of x dx। ये जो एरिया है और ये कर्व है, कर्व के अंदर जो एरिया है वो फाइंड किया है, वो क्या हो जाएगा, एरिया अंडर f of x का क्या निकाला है, ये
dx बहुत ही थिन डिस्टेंस है, ये f ऑफ x उसकी लेंथ है, ये टोटल एरिया बन जाता है। ये किसका एरिया है? कर्व के अंदर f ऑफ x कर्व है, तो किसके तरह मैं लिख सकता हूं एरिया अंडर द कर्व। वो कौन सी कर्व है? f ऑफ x। अब ये जो इंटीग्रल है a से b, ये हमें बताता है, ये इंटीग्रल है, ये नोटेशन है इंटीग्रेशन का। यहां से हमें पता चलती है कि जो डेफिनेशन है किसकी? इंटीग्रेशन की, या इंटीग्रल इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है? डेफिनेशन जो है वो है एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कर्व के अंदर जितना भी एरिया होगा उसको जब हम उसका एरिया निकालेंगे उसका, तो वो उसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बोलेंगे। और वो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे उस एरिया का? उस एरिया का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, उसको सबसे पहले हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उस एरिया को, जिस एरिया का हमने एरिया निकालना है, जिस कर्व का हमने एरिया निकालना है, सबसे पहले हमने उसको बहुत ही ब्रीफ और थिन आपने लेयर यानी रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि डेड स्पेस ना बचे। जब बहुत ही ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल यानी ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल यानी डेड स्पेस नहीं बचेगी, उस फॉर्म में रेक्टेंगल को आप जब कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर उसका एरिया निकालेंगे, तो वो जो एरिया होगा वो f ऑफ x कर्व के अंडर में होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटीग्रेशंस कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।